एक एयरलाइन जो कभी इंडिया की शान हुआ करती थी। लेकिन फिर एक दिन बिना वार्निंग के वो एयरलाइन हवा में ही गायब हो गई। Since Friday, Jet Airways staff have been staging demonstrations. Please save our airline. It was one of the premier airline and we are facing a lot of difficulties. We are families to feed. Now the feeling is of also of despair, frustration. Like we want our salaries, at the same time we want to save our airlines. India's biggest private international airline is grounded. Jet Airways has suspended operations. Jet Airways has no money. It has no lenders. It is struggling to survive. Not long ago, Jet was India's premium airline. आखिर कैसे 8,000 करोड़ के कर्ज ने एक कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया? What we would like to appeal is to the Prime Minister to save Jet Airways, to save 20,000 plus jobs which are at stake here. आज रात 10:30 बजे ये आखिरी उड़ान भरने जा रही है और उसके बाद से कल से इतिहास में ये दर्ज हो जाएगी क्योंकि अब ये फ्लाइट बंद कर दी गई है। तो NGRX यूनिवर्सिटी के आज के इस बिजनेस केस स्टडी एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे जेट एयरवेज कंपटीशन को ब्रेक करके इंडिया की टॉप प्राइवेट एयरलाइन में से एक बन गई और आखिर उसने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स की जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। We decided our seat. 1990 से पहले इंडिया का एविएशन सेक्टर एक क्लोज्ड वर्ल्ड था जहां पर केवल दो ही नाम डोमिनेट करते थे, पहला तो एयर इंडिया और दूसरा इंडियन एयरलाइंस। और उस वक्त में कंपटीशन नाम की इस सेक्टर में कोई चीज ही नहीं थी और इसी वजह से जो यहाँ की सर्विस थी वो भी लोकल थी और प्राइजेस बहुत ही ज्यादा हाई थी। लेकिन फिर 1990s में ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की जिसका नाम था ओपन स्काइज। इस पॉलिसी में यह था कि प्राइवेट कंपनीज भी अब एयरलाइन सेक्टर में एंटर कर सकती थी और इसी वजह से प्राइवेट कंपनीज को भी इंडियन एविएशन सेक्टर में एंटर करने का मौका मिल गया। इस अपॉर्चुनिटी को सबने देखा लेकिन स्मार्टली तरीके से ऑपरेट किया नरेश गोयल ने। ये इस सेक्टर में कोई बिगनर नहीं थे बल्कि ये सालों से एविएशन सेक्टर को एनालाइज कर रहे थे। उन्हें क्लियरली पता था कि कौन सा रूट प्रॉफिटेबल होता है, फ्लाइट शेड्यूलिंग कैसे काम करती है और एयरलाइंस का रियल बिजनेस मॉडल क्या होता है। और इसीलिए जब बाकी लोग इस मार्केट में एंटर कर रहे थे उसी वक्त जेट एयरवेज स्ट्रेटेजी के साथ एंटर कर रहा था। 1991 में कंपनी को स्टार्ट किया गया और फिर 1993 में केवल 4 एयरक्राफ्ट्स के साथ इस कंपनी को स्टार्ट किया गया। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये था कि जेट एयरवेज ने शुरू से ही क्वालिटी और प्रोफेशनलिज्म पर फोकस किया। बेटर सर्विस, ऑन टाइम परफॉर्मेंस और ट्रेंड स्टाफ ने उस वक्त के कस्टमर्स को एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस दिया जो उस वक्त के लोगों ने कभी फील ही नहीं किया था और इसी वजह से धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट जेट एयरवेज की ओर बढ़ने लगा। इसी दौरान 1990s में कई प्राइवेट एयरलाइंस मार्केट में आई लेकिन एयरलाइन बिजनेस की हाई कॉस्ट और मैनेजमेंट इश्यू और इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से जैसे एयरलाइंस डामेनिया एयरवेज, मोदी लुफ्ट और ईस्ट वेस्ट एयरलाइन जैसे बड़े प्लेयर्स एक एक करके मार्केट से एग्जिट हो गए और इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपटीशन धीरे धीरे कम होता गया और जेट एयरवेज का मार्केट शेयर स्टेडली बढ़ता गया और 1995 में जेट एयरवेज को शेड्यूल एयरलाइंस का एक स्टेटस मिल गया जिसकी वजह से वो फुल्ली ऑफिशियली एयरलाइंस बन गई जो कि डेली रूट्स को ऑपरेट कर सकती थी और डायरेक्टली एयर इंडिया जैसे बड़े प्लेयर्स को चैलेंज कर सकती थी। और इसके बाद जेट एयरवेज ने एग्रेसिवली एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया, नए एयरक्राफ्ट्स एड्स हुए और 1997 तक 20% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और 1919 तक 195 फ्लाइट्स डेली ऑपरेट करने लगी अक्रॉस 37 डेस्टिनेशंस पर। सिर्फ कुछ ही सालों में जेट एयरवेज एक छोटी प्राइवेट एयरलाइन से इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन बन चुकी थी। लेकिन जेट एयरवेज का गोल यहीं तक लिमिटेड नहीं था, वो एक नॉर्मल एयरलाइन नहीं बनना चाहती थी, वो एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनना चाहती थी और इसी विजन के चलते उन्होंने अपने आप को एक प्रीमियम ब्रांड की तरह पोजिशन किया जहाँ पर फोकस था, लग्जरी एक्सपीरियंस था, प्रोफेशनल सर्विस और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। उनका गोल सिंपल था कि कस्टमर्स को फ्लाइट में बैठते ही ये एक्सपीरियंस हो कि वो किसी एक इंडियन एयरलाइन में ट्रेवल नहीं कर रहा है, वो एक इंटरनेशनल ग्लोबल एयरलाइन में ट्रेवल कर रहा है। और इसी विजन को अचीव करने के लिए जेट एयरवेज ने धीरे धीरे इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया और अपना नेटवर्क इतना बड़ा कर लिया कि वो 65 डेस्टिनेशन को ऑपरेट कर रही थी, 45 डोमेस्टिक और 20 इंटरनेशनल रूट्स और कोड शेयर पार्टनरशिप के थ्रू उसने 450 से भी ज्यादा
ग्लोबल डेस्टिनेशन तक रीच बना ली थी। लेकिन दोस्तों इसी एग्रेसिव ग्रोथ के साथ एक बहुत ही बड़ा रिस्क भी बिल्ड हो रहा था। इंटरनेशनल एविएशन बहुत महंगा होता है। एयरक्राफ्ट कॉस्ट, फ्यूल, एयरपोर्ट चार्जेस और क्रू एक्सपेंसेस सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन इसके बाद ही जेट एयरवेज ने 2007 में एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया और वो था एयर सहारा को 14.5 बिलियन रुपीस में एक्वायर करना। इस डील का गोल ये था कि मार्केट शेयर को बढ़ाया जाए और नेटवर्क को एक्सपेंड किया जाए। लेकिन रियलिटी में एयर सहारा के पास पुराने एयरक्राफ्ट थे और कंपनी की कल्चरल और इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स ने सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया, जिससे हुआ ये कि कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ने लगी। लेकिन यहीं से ही एक और साइलेंट मूव स्टार्ट होता है। देखिए होता क्या है, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसे लो कॉस्ट वाले एयरलाइंस ये चीप टिकट और सिंपल सर्विस के मॉडल के दम पर मार्केट शेयर को कैप्चर कर रहे थे। और दूसरी तरफ जेट एयरवेज ने क्या किया, इन्होंने अपना जो हाई कॉस्ट वाला मॉडल था उसको चेंज ही नहीं किया। इन्होंने टिकट के प्राइस तो कम कर दिए, लेकिन जो इनके एक्सपेंसेस थे वो वही के वही थे। सिंपल लैंग्वेज में इनकी इनकम धीरे धीरे कम हो रही थी और एक्सपेंसेस वही के वही रह गए थे। और यही एक इम्बैलेंस था जो आगे चलकर एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में बदलने वाला था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये है कि जेट एयरवेज कैसे भारी कर्ज में डूब गया और कैसे धीरे धीरे वो मार्केट से आउट हो गया। देखिए जेट एयरवेज ने एयर सहारा को $332 मिलियन पे किए थे और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये डील ओवर वैल्यूड थी, यानी कंपनी को उसकी वैल्यू से ज्यादा पैसे दिए गए थे। और इतना ही नहीं, जो एयर सहारा कंपनी थी वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और एक्विजिशन के टाइम पर उसके लॉसेस अराउंड $160 मिलियन के आसपास थे। इसका सीधा मतलब ये था कि जेट एयरवेज ने कोई बिजनेस नहीं खरीदा था, उसने एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम खरीद ली थी। यानी जेट एयरवेज ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। और हैरानी की बात ये थी कि कंपनी ने ये डील अपने कैश पर नहीं खरीदी थी, कंपनी ने ये डील लोन लेकर खरीदी थी और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इनके ऊपर डेट का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब कंपनी को एक साथ 3 चीजें मैनेज करनी हो रही थी, अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस और लिया हुआ लोन और एयर सहारा के चलते हुए रनिंग लॉसेस। और रिपोर्ट्स के अनुसार इस डील में कोई ड्यू डिलिजेंस भी नहीं की गई थी, यानी अच्छे से एनालिसिस नहीं किया गया था। और धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट दिखने लगा, कंपनी के ऊपर डेट बढ़ने लगा और कॉस्ट कंट्रोल से बाहर होने लगी और फाइनेंशियल प्रेशर भी इंक्रीज होने लगा। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह थी कि प्रॉब्लम रेवेन्यू की नहीं थी। जेट एयरवेज पैसे तो कमा रही थी लेकिन प्रॉफिट नहीं बना रही थी, क्योंकि हाई कॉस्ट और हाई डेट ने उसके मार्जिन को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। और जिस वक्त पर कंपनी इंटरनली स्ट्रगल कर रही थी उस वक्त पर ही एक्सटर्नली मार्केट भी चेंज हो रहा था। प्रॉब्लम सिर्फ जेट एयरवेज के डिसीजंस में नहीं थी, बल्कि जो पूरा एविएशन मार्केट था वो शिफ्ट हो चुका था। 1990s के बाद जब एविएशन मार्केट ओपन हुआ तो कंपटीशन बढ़ने लगा और एक नया रूल चल गया था और वो था लो कॉस्ट एयरलाइंस। एयर डेक्कन ने इस मॉडल को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद इंडिगो और स्पाइस जेट जैसे प्लेयर्स ने मार्केट को कंप्लीटली डिस्टर्ब कर दिया। ये कंपनीज लग्जरी नहीं बेच रही थी, ये अफोर्डेबिलिटी बेच रही थी। नो फैंसी फूड्स, नो एक्स्ट्रा सर्विस और सिटिंग भी वही लोकल वाली और चीप टिकट्स। और धीरे धीरे फिर लोगों का माइंडसेट भी शिफ्ट होने लगा। अब लोगों को लग्जरी नहीं चाहिए थी, उन्हें बस अब अफोर्डेबल टिकट और सेफ ट्रेवल चाहिए था। और यहीं से ही जेट एयरवेज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि बाकी एयरलाइंस तो लो कॉस्ट मॉडल्स पर चल रही थी, लेकिन जेट एयरवेज का मॉडल अभी भी वही लग्जरी वाला था, जहां पर इसके एक्सपेंसेस तो हाई थे और इसकी कॉस्ट थी वो भी हाई थी और प्रॉफिट मार्जिन तो बिल्कुल ही नहीं था। दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन इसीलिए नहीं था क्योंकि अब बाकी एयरलाइंस लो कॉस्ट थी और कस्टमर का माइंडसेट भी शिफ्ट हो चुका था और इसी वजह से कस्टमर महंगी टिकट लेने के बजाय वो लो कॉस्ट एयरलाइंस के पास जाता है और वहां पर वो सस्ते टिकट लेकर सेफ ट्रेवल करता है। और इसी चीज को देखते हुए जेट एयरवेज ने अपनी प्राइजेस को तो कम कर दिया, लेकिन जो अपना एक्सपेंसिव मॉडल था, वो लग्जरी वाला मॉडल था, उसको ये रिड्यूस नहीं कर पाई। और दोस्तों धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट नंबर्स पर भी दिखने लगा। देखिए 2001 में जेट एयरवेज का मार्केट शेयर 42% था और वही 2017 आते आते जेट एयरवेज का मार्केट शेयर 18.8% ही रह गया और उसी टाइम पर इंडिगो मार्केट लीडर बन चुका था। यहाँ से ये क्लियर हो गया था कि प्रॉब्लम सिर्फ एक गलत डिसीजन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन चुका था, बैड एक्विजिशन, राइजिंग डेट और चेंजिंग मार्केट, जो आगे चलकर एक बड़े कोलैप्स की तरफ सिग्नल दे रहा था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये है कि जेट एयरवेज ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स की जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। यहाँ तक तो जेट एयरवेज एक पावरफुल एयरलाइन थी, लेकिन धीरे धीरे वो अब अपने ही लिए गए लोन्स के नीचे दबने लगी थी और जब लोन्स की वजह से ग्रोथ स्लो हुई तो वही लोन्स उसके लिए एक बोझ बन गए थे। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि जेट एयरवेज बिलियंस ऑफ डॉलर के डेट में फंस गई और लेंडर्स ने लगभग
$1.2 बिलियन के डेट के चलते उसे बैंकरप्सी प्रोसेस में डाल दिया। यानी एक टाइम की सक्सेसफुल एयरलाइन अपने ही लिए हुए पैसों के नीचे दब चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ डेट तक लिमिटेड नहीं थी, असली इश्यू था मिसमैनेजमेंट। इंडिगो जैसे प्लेयर्स अफोर्डेबिलिटी के साथ मार्केट कैप्चर कर रहे थे, पैसेंजर्स का बिहेवियर शिफ्ट हो रहा था, लेकिन जेट एयरवेज अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा था और वहीं पुराने प्रीमियम हाई कॉस्ट मॉडल पर चल रहा था। इससे कंपनी और मार्केट के बीच गैप बढ़ता गया, जो धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गया। इसके बाद फाइनेंशियल लॉसेस का फेज स्टार्ट हुआ, जहां रेवेन्यू गिरने लगा लेकिन एक्सपेंसेस उतने ही रहे। ऊपर से फ्यूल प्राइसेस बढ़ने लगे और ऑपरेशनल कॉस्ट कंट्रोल से बाहर हो गई, जिससे कैश फ्लो क्राइसिस क्रिएट हो गया। कंपटीशन ने सिचुएशन को और टफ बना दिया, क्योंकि लो कॉस्ट एयरलाइंस चीप टिकट्स दे रही थी और पैसेंजर्स उनकी तरफ शिफ्ट हो रहे थे, जबकि जेट एयरवेज ना प्रॉपरली अपना मॉडल चेंज कर पा रही थी और ना ही कॉस्ट को रिड्यूस कर पा रही थी। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि प्राइसेस कम करने के बाद भी हर टिकट पर प्रॉफिट की जगह लॉस होने लगा। धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट नंबर्स में दिखने लगा। एक टाइम पर जो कंपनी 42% मार्केट शेयर रखने वाली थी, आज वो 2017 तक सिर्फ 17.8% पर आ गई थी। यानी कंपनी अपना मार्केट और रेवेन्यू दोनों लूज कर रही थी। फाइनली अप्रैल 2019 में वो मोमेंट आया जब क्रैश ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, डेट पीक पर था, लॉसेस कंटिन्यूस हो रहे थे और जेट एयरवेज को अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड करना पड़ा। एक टाइम पर जो एयरलाइन इंडिया के स्काइज पर रूल किया करती थी, आज वो ग्राउंड पर ही खड़ी रह गई। और ये कोलैप्स के किसी एक रीजन की वजह से नहीं, बल्कि डेट ट्रैप, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइजिंग कॉस्ट और चेंजिंग मार्केट को इग्नोर करने का कंबाइंड रिजल्ट था। सो इस बिजनेस केस स्टडी से हमें 3 मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस लेसन सीखने को मिलते हैं। नंबर 1 है कि अगर हम मार्केट को इग्नोर करेंगे तो मार्केट भी हमें इग्नोर कर देगा। जेट एयरवेज की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि जब मार्केट शिफ्ट हो रहा था, यानी कि जब कस्टमर्स लो कॉस्ट एयरलाइंस की तरफ जा रहे थे, उस वक्त भी जेट एयरवेज ने अपना मॉडल चेंज नहीं किया। उसने अपने प्राइसेस को तो कम कर दिया, लेकिन जो अपना हाई एक्सपेंसेस का वो मॉडल था, उसको वो रिड्यूस नहीं कर पाई। और इससे बिजनेस लेसन सिंपल है कि जीतने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट के साथ इवॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 2 ये है कि ग्रोथ के नाम पर गलत एक्विजिशन इज इक्वल सेल्फ डिस्ट्रक्शन। एयर सहारा को जेट एयरवेज ने एक्वायर करके बहुत ही बड़ी गलती की थी, क्योंकि वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और उसके लॉस कंटिन्यूसली चल रहे थे। और उसी एक पॉइंट से जेट एयरवेज का सबसे बड़ा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, क्योंकि एयर सहारा ओवर वैल्यूड थी और एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। और इससे बिजनेस लेसन ये सीखने को मिलता है कि हर एक अपॉर्चुनिटी प्रॉफिटेबल नहीं होती है अगर स्ट्रेटेजी और नंबर्स मैच नहीं करते हैं तो। और लेसन नंबर 3 है कि डेट कंट्रोल में नहीं है तो बिजनेस भी कभी कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। जेट एयरवेज एक परफेक्ट एग्जांपल है इस वाले लेसन के लिए। देखिए, जेट एयरवेज ने भी लोन लिए और अपने आप को एक्सपेंड करने के चक्कर में उन्हीं लोन्स के नीचे जेट एयरवेज दब के कोलैप्स हो गया। और लेसन ये है कि प्रॉफिट के बिना ग्रोथ डेंजरस होती है और एक्सेसिव डेट बिजनेस को अंदर से ही खत्म कर देता है। देखिए, रियलिटी ये है कि जेट एयरवेज इसीलिए फेल नहीं हुई क्योंकि उसने बड़े सपने देखे। जेट एयरवेज इसीलिए फेल हुई क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर कर रही थी। आई होप इस बिजनेस केस स्टडी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस बिजनेस केस स्टडी से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस केस स्टडी को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे NGRX यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।